गुड मॉर्निंग यार। न्यूक्लियर फिजिक्स प्लस रेडियो एक्टिविटी। लास्ट लेक्चर में कहाँ पे थे अपन? थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, या एक्टिवेशन एनर्जी। इसको ऐसे देखो यार, अपन यहाँ पे थे थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको बोलते थे ETH। इसका कुछ फार्मूला होता है, मैं बताता हूँ अभी। ETH थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को का कुछ फार्मूला होता है, उसको समझ लेते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है ना। मिनिमम ये क्या था? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एंडोजेनिक रिएक्शन, एंडो एनर्जी रिएक्शन, जहाँ पे एनर्जी जो है सप्लाई करनी पड़ेगी। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? मिनिमम एनर्जी तो चाहिए टू इनिशिएट सच टाइप ऑफ रिएक्शन। उसी मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते थे अपन? थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका कुछ फॉर्मूला, जैसे मान लो कि कोई ये एक पार्टिकल है ए, और यहाँ पे एक पार्टिकल बी है, ए प्लस बी, और ये बन रहा है कुछ सी प्लस डी, कुछ ऐसा बन रहा है। तो ये पार्टिकल को मैं टारगेट मान लेता हूँ। ये एक पार्टिकल जो है ये टारगेट है और ये रेस्ट में है। ये टारगेट है और ये किसमें है? रेस्ट में। अब ये पार्टिकल जो है आके इस पे स्ट्राइक कर रहा है, बॉम्बार्डिंग पार्टिकल है ना। ये क्या है? बॉम्बार्डिंग पार्टिकल। थ्रेशोल्ड एनर्जी यही होता था, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट अ बॉम्बार्डिंग पार्टिकल मस्ट हैव। मतलब इसकी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये टारगेट है और ये है बॉम्बार्डिंग पार्टिकल, या प्रोजेक्टाइल इसको बोल सकते हैं, या इसी को आप बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, बॉम्बार्डिंग पार्टिकल और प्रोजेक्टाइल। आ रही है बात समझ में? बॉम्बार्डिंग पार्टिकल और प्रोजेक्टाइल। तो यहां से तो बॉम्बार्डिंग पार्टिकल और प्रोजेक्टाइल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जब ये रेस्ट में है, ये है टारगेट, ये टारगेट, और ये इस पे आके स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद ये तो इसका रिएक्टेंट्स है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है सी प्लस डी। यहाँ पे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है क्या? सी प्लस डी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है सी प्लस डी, है ना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है सी प्लस डी, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि बॉम्बार्डिंग पार्टिकल का मास मैं अज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स से मास ऑफ दिस पार्टिकल इज m1,
and mass of this particle is m2. mass of this particle target is m2. इस पार्टिकल का मास m1 है, इस पार्टिकल का मास क्या है, m2 है। तो जब आप मिनिमम एनर्जी फाइंड करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, तो उसकी वैल्यू ये आएगी ETH, यही है थ्रेशोल्ड एनर्जीज। पढ़ा होगा केमिस्ट्री में ये सब, m1 by m2 plus 1। m1 by m2 plus 1 ये पढ़ा है क्या? इसको सॉल्व भी कर सकते हैं मिनिमम एनर्जी के लिए, नहीं पढ़ा है। एक्टिव इससे कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट फिर भी बाय चांस जेई एडवांस का कुछ ये नहीं है। तो ETH की वैल्यू जो होती है, इसको आप लर्न करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये चीजें आ जाएंगी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी के लिए किसी ना किसी की फाइनल एनर्जी जो है वो जीरो करनी पड़ेगी आपको। तो उस केस में ETH की वैल्यू जो आएगी ना, कुछ ऐसी आएगी -q × m1 by m2 plus 1। ऐसे इसको लर्न कर लेना, बस कुछ और है नहीं। वैसे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये वाली वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कहाँ पे था अपना, क्या था अपनी Q वैल्यू आ रही थी कुछ ऐसी, उससे ये वाली वैल्यू, उससे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जैसे काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिख रहे थे अपन, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उससे अपन क्या लिख रहे थे, उससे ये लिख रहे थे कि क्या आ रहा था आपका m1 c² प्लस इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी k1 प्लस m2 c² है ना, प्लस इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। बट ये अगर मैं रेस्ट में मान रहा हूं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। इसको जब रेस्ट में अज्यूम कर रहा हूं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये वाला पार्ट। दूसरे का क्या था, k2 k3 प्लस m3 × c² प्लस k4 × प्लस m4 × c²। करेक्ट। ये बात आ रही है समझ में? तो यहां से आप क्या करेंगे, सबसे पहले Q वैल्यू फाइंड करेंगे। Q वैल्यू, Q वैल्यू जो आएगा आपका वो आ जाएगा क्या, k3 प्लस k4 माइनस k1 प्लस k2। ये कुछ Q वैल्यू आएगी इसकी, ये इसकी कुछ Q वैल्यू आएगी। अब Q वैल्यू को जो है ना, Q वैल्यू को मास के टर्म्स में फाइंड, मास के टर्म्स में भी फाइंड कर सकते हो। वो जब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा, जब मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा ना, उससे देखेंगे कि जब मास के टर्म में इसको फाइंड करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा अपने को, मोमेंटम कंजर्वेशन वो कर लेंगे अपन। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये जो Q वैल्यू आ रही थी, Q वैल्यू कुछ ऐसी यही आ रही थी। Q वैल्यू इक्वल्स टू, अगर कुछ याद है अपने को, तो m1 प्लस m2 इंटू c² माइनस हाँ m3 प्लस m4 इंटू c²। तो देखो ये तो मास है ना यार, ये क्या है, मास, मास ऑफ एटम, मास मास। मुझे इसको बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में लिखना है। किस में लिखना है, बाइंडिंग एनर्जी। मुझे इसको किसके टर्म्स में लिखना है, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में लिखना है। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, मैं साइड में ऐसा लिख दूं, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी इज, बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो आपका डेल्टा m × c² होता है बेसिकली, या डेल्टा m × 931.5 वेयर डेल्टा m इज इन kmu। तो डेल्टा m जो आता है ये आता है मास m एक्सपेक्टेड माइनस m ऑब्जर्व्ड इंटू c²। m ऑब्जर्व्ड जो होता है वही होता है मास ऑफ एटम, m एटम, यही होता है। याद है कुछ? अच्छा मास एक्सपेक्टेड जो आएगा वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से आएगा, मास एक्सपेक्टेड जो आएगा वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से आएगा। ये बात आ रही है समझ में? एक्सपेक्टेड मास जो आएगा वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब कोई भी अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे मैंने ऐसा इसका इक्वेशन लिख दिया ऐसा
A प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। अब मुझे बताओ इस साइड जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, क्या इस साइड भी सेम होगा क्या? इसका मतलब एक्सपेक्टेड मास जो इस साइड होगा, इस साइड भी एक्सपेक्टेड मास सेम होगा क्या? तो ये बेसिकली क्या है, ये है m ऑब्जॉर्ब्ड इनटू सी स्क्वायर माइनस ये भी क्या है m ऑब्जॉर्ब्ड ऑफ रिएक्टेंट्स, ये भी क्या है m ऑब्जॉर्ब्ड ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर। मैं ऐसा कर देता हूं, मुझे पता है कि m एक्सपेक्टेड माइनस m ऑब्जॉर्ब्ड होगा, m एक्सपेक्टेड माइनस m ऑब्जॉर्ब्ड होगा, यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे। अब इसमें एक्सपेक्टेड वाला टर्म लाता हूँ, m एक्सपेक्टेड माइनस m ऑब्जॉर्ब्ड ऑफ रिएक्टेंट्स, इस साइड जो एक्सपेक्ट, नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, पहले इतना कॉपी कर लो, नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, छोटी सी चीज है बट इंपॉर्टेंट है, वो कॉपी कर लो, इतना नोट कर लो, इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना, वैसे आ जाएगा वो फॉर्मूला, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे और फिर एनर्जी से करेंगे तो वो चीजें आ जाएंगी। बट अपने को ये चीज लर्न कर लेनी है बस, वैसे कभी क्वेश्चन आया है नहीं इस पे, मुझे लगा केमिस्ट्री में शायद पढ़ते हो। m1 जो होगा वो मास ऑफ प्रोजेक्टाइल है, m2 जो होगा वो मास ऑफ टारगेट है, ये टारगेट का मास है और ये प्रोजेक्टाइल है, ये किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा। एक बार इसको मैंने फॉर्मूला लिख दिया, एक बार ट्राई करना सॉल्व करने का। मिनिमम एनर्जी ऑफ बॉम्बार्डिंग पार्टिकल है, मिनिमम एनर्जी मतलब यू टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी, एक बार काइनेटिक एनर्जी ट्राई करना फाइंड करने का, अभी नहीं बाद में। वो आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट ये याद रखना इस K2 की वैल्यू जो टारगेट ले रहे हैं वो रेस्ट में है, रेस्ट में है तो K2 वुड बी जीरो, K2 की वैल्यू क्या कर देनी है, जीरो कर देनी है, ये समझ में आना चाहिए। बाकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो कुछ आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो आ जाएगा।
और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा. You have to find the value of K1. तो यहाँ से रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स हो गया. तो अभी मैं इसको ऐसे लिखूँ, देखो. तो यहाँ से अपने को Q वैल्यू आ रही है, Q वैल्यू. तो Q वैल्यू आ रही है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखो. M एक्सपेक्टेड तो दोनों साइड सेम होगा. LHS में जितना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितना रिएक्टेंट्स में होगा उतना ही प्रोडक्ट्स में होगा. तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, देखो. M एक्सपेक्टेड इंटू सी स्क्वायर माइनस M एक्सपेक्टेड इंटू सी स्क्वायर. प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, चलेगा. M ऑब्जर्व्ड ऑफ रिएक्टेंट्स into C square minus M observed of products into C square. तो Q वाली वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, Q वैल्यू. इसको मैं, इसको देखो, रिएक्टेंट्स वाले को किसी एक को कंसिडर कर लेता हूँ, इसको और इसको कंसिडर कर लेता हूँ, मैं इसको और इसको कंसिडर कर लेता हूँ. तो यहाँ पे M एक्सपेक्टेड इंटू माइनस M ऑब्जर्व्ड ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू C स्क्वायर. यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा अपने को. तो हो जाएगा M एक्सपेक्टेड माइनस M ऑब्जर्व्ड ऑफ रिएक्टेंट्स आर इंटू सी स्क्वायर. तो ये वाली जो वैल्यू दिख रही है ये क्या आ जाएगी आपको, M एक्सपेक्टेड माइनस M ऑब्जर्व्ड ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू सी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. और ये क्या आ जाएगा आपका, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. अगर बाइंडिंग एनर्जी गिवन है तो आपको Q वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. ये बात आई समझ में क्या? और मास के टर्म्स में पता है, मास के टर्म्स में क्या होता था, m1 प्लस m2 इंटू सी स्क्वायर माइनस m3 प्लस m4 इंटू सी स्क्वायर. बट बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं. a neutron with kinetic energy K equals to 10 mega electron volt activates a nuclear reaction न्यूट्रॉन A प्लस C12. तो यहाँ से बेरिलियम 9 प्लस अल्फा पार्टिकल पता है, He2 4, हीलियम आयन, He2 प्लस बोल सकते हैं. फाइंड, क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ alpha particle. Find the kinetic energy of alpha particle outgoing at right angle to the direction of incoming neutron. Incoming neutron. इसका मतलब यहाँ पे जो न्यूट्रॉन होगा वो आके C12 पे आके स्ट्राइक कर रहा है. मतलब ये न्यूट्रॉन जो है वही क्या है, प्रोजेक्टाइल है या बॉम्बार्डिंग पार्टिकल. न्यूट्रॉन जो है वही क्या है, प्रोजेक्टाइल है या बॉम्बार्डिंग पार्टिकल है. और ये बात समझ में. टारगेट क्या है यहाँ पे, तो टारगेट जो है वो ये है,
टारगेट जो है वो कार्बन है, C12 क्वेश्चन में दिया हुआ है। टेक U इक्वल्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। U क्या है? U तो क्वेश्चन में U का कोई मतलब है क्या? U को हटाओ, ऐसा दिया हुआ है। टेक कहीं पे आएगा तो देखेंगे अपन। ई थ्रेशोल्ड दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है 6.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार ट्राई कीजिए, देखिए। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा, है ना? तो वहां से आपको कुछ एक्सप्रेशन आएगा। यू कैन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ से जो ये मास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इसका मास m1 अज्यूम कर लेते। ये किसी वेलोसिटी से आ रहा होगा। ये कार्बन है, इसका मास m2 अज्यूम कर लेते। ये रेस्ट में है। जब आके स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से ये जो पार्टिकल होगा अपना अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा। अब अल्फा पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बेरिलियम जो होगा वो इस डायरेक्शन, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, तो यहाँ पे ये एक्स डायरेक्शन इसका मोमेंटम है, और यहाँ पे ये वाई डायरेक्शन हो गया, मतलब इसका जो इसके जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो एक्स एंड वाई दोनों में होगा। तो वो वाई में होगा तो नेगेटिव वाई में होना चाहिए। पॉजिटिव एक्स मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा कुछ।
थीटा एंगल पे। आ रही है बात समझ में क्या? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी K1, इसकी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, K2 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी रेस्ट में। इसकी काइनेटिक एनर्जी K3 और इसकी काइनेटिक एनर्जी K4। तो जब Q वैल्यू फाइंड करोगे, Q वैल्यू क्या होगा? K3 प्लस K4 माइनस K1। Q वैल्यू क्या हो जाएगा? K3 प्लस K4 माइनस K1, इक्वेशन 1। सेकेंड, मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेते हैं अपन यूजिंग COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम along x, along x, along x एक्सिस। x एक्सिस के along क्या हो जाएगा? मोमेंटम। तो P1 इक्वल्स टू P3। इसका मोमेंटम अगर आप P3 मान लो तो ये P3 cos थीटा हो जाएगा। P4 हो जाएगा, तो P4 इस डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम P4 अज्यूम कर लिया, तो P4 cos थीटा हो जाएगा x डायरेक्शन मोमेंटम, P4 cos थीटा। कॉपी कर लो इतना, पहले इसको नोट कर लीजिए। डन। तो यहाँ से P1 इक्वल्स टू P4 cos थीटा है, तो P1 इक्वल्स टू P4 cos थीटा, उसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख दीजिए आप। तो P1 को क्या लिखेंगे? P1 क्या होगा? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा 2m1 इंटू K1, और ये हो जाएगा 2m4 इंटू K4 cos थीटा, है ना, इक्वेशन 2। along y डायरेक्शन, along y एक्सिस, y एक्सिस, y एक्सिस में तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम उसका आ जाएगा, कितना आएगा? P3 आ जाएगा, और उसका मोमेंटम कितना आ जाएगा? माइनस P4 साइन थीटा। तो बेसिकली यहाँ से P3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P4 साइन थीटा। यहाँ से आप लिख सकते हैं 2m3 इंटू K3, और ये हो जाएगा 2m4 इंटू K4 इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा। अब देखो, मुझे साइन थीटा कॉस थीटा तो हटाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। ये दोनों तो सेम दिख रहा है, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसा कर देता हूँ मैं। तो ये आ जाएगा अपना 2m1 K1 प्लस 2m3 K3 इक्वल्स टू 2m4 K4। कॉमन ले लो यहाँ से, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा m1 K1 प्लस m3 K3 प्लस m4 K4। मुझे फाइंड करना है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मैंने K3 एज्यूम किया है। अल्फा पार्टिकल का क्या एज्यूम किया है? एनर्जी K3 एज्यूम किया, मुझे यही फाइंड करना है K3, करेक्ट। तो K3 फाइंड करने के लिए K3 फाइंड करना है, तो K1 की वैल्यू कुछ गिवन है क्या? K1 गिवन है, K1 तो कुछ गिवन है नहीं। अच्छा, चेक कर लेते हैं, 931 पॉइंट तो K1 तो नहीं होगा। अच्छा कोई नहीं, K4 की वैल्यू एक बार फाइंड कर लेते हैं। M1 बाई M4 इंटू K1 प्लस M3 बाई M4 इंटू K4।
K3, ये हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K3 प्लस K4 माइनस K1। K1 तो चाहिए ना, Q1 तो फाइंड कर लेंगे, बट मुझे चाहिए K3। K4 की वैल्यू पुट कर दीजिए M1/M4 इंटू K1 प्लस M3/M4 इंटू K3 माइनस K1। 10 कहाँ से आया, क्वेश्चन में गिवन, ओके। हाँ गिवन, ये क्वेश्चन में गिवन है 10। यस यस, तब तो आ जाएगा ना, तब तो आ जाएगा। अच्छा, क्यू की वैल्यू K3 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 + M3/M4 प्लस K1 इंटू M1/M4 -1। ये इतना आ गया। अब Q की वैल्यू क्या होगी, तो Q की वैल्यू जो होगी वो इतनी हो जाएगी, -ETH इंटू 1 + M1/M2। ये हो जाएगा, Q की वैल्यू ये हो जाएगी ना यार, नहीं उल्टा, डिवाइडेड हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय दिस। यस, हाँ। अब पुट कर दो वैल्यू, K3 इंटू 1 + M3/M4 प्लस K1 इंटू M/M4 -1। सब कुछ गिवन है, ये भी गिवन है, M1 M2 भी गिवन है। M1 क्या हो जाएगा, M1 की वैल्यू क्या होगी 1, M2 क्या हो जाएगा 12, M3 क्या हो जाएगा, M3 हो जाएगा 4, M4 क्या हो जाएगा 9। पुट कर दो, ये दिया हुआ -6.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो, 1 + 1/12 K3 इंटू 1 + 4/9 प्लस K1, ये कितना आ जाएगा 1, 1/9 -1। के की वैल्यू 10 पुट कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसमें आंसर है। हाँ, तो यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ K3। तो K3 की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे, ये आएगा 2.21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉपी कर लो। तो जहाँ पे भी न्यूक्लियर रिएक्शन आएगा ना, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड आपको पता है क्यू वैल्यू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्यू वैल्यू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। और ये बाय चांस आने की पॉसिबिलिटी तो बहुत ही कम होगी, है ना, इंडो एनर्जिक रिएक्शन पॉसिबिलिटी कम होगी, बाय चांस ही आ सकता है ये। वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आएगा। मिनिमम एनर्जी है तो एक बार डिफरेंशिएट या कुछ ना कुछ तो वो वैसा करना पड़ेगा, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू। ये बताया स्टार्टिंग में, सिर्फ आप इसको अभी लर्न कर लो। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है ETH इज -Q इंटू M1/M2 + 1, M1/M2 + 1। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आएगा ये। और सिर्फ मिनिमम है तो मिनिमम में तो कुछ ना कुछ आपको देखना पड़ेगा कि मिनिमम है तो किसकी वैल्यू 0 होगी, ये किसको मिनिमाइज करना है, कहीं डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, कुछ करना है, कुछ ना कुछ तो आएगा, तो उससे ये वाली वैल्यू आएगी। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, टाइम जाएगा और चांसेस कम होते हैं क्वेश्चन आने के, इसलिए मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा। सिर्फ आप इसको लर्न कर लो, समझ लो क्या है बस।
2-3 पेज क्यों मैं इतना टाइम दूं, वैसा है। मुझे लगा केमिस्ट्री में पढ़ाते होंगे शायद, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ उस पार्ट को आप लर्न कर लीजिए, बाई चांस अगर आ गया तो सॉल्व कर लेना बस, और कुछ नहीं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं हुआ तो शायद पढ़ाएं, है ना, हो सकता है उसमें, बट यहाँ पे कर सकता हूँ उसको, बट वही है कि टाइम जाएगा और उसका कुछ आउटपुट आएगा नहीं, बात ये है। अब स्टार्ट करेंगे अपन रेडियो एक्टिविटी। डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया था इसको? डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरेल, हेनरी बैकरेल, है ना, इसने इसको डिस्कवर्ड किया। बेसिकली रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई। कहां से? अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा तो वहां से जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा किसका? अल्फा बीटा एंड गामा रेस का, उसी को क्या बोलेंगे अपन? रेडियो एक्टिविटी। उसी को क्या बोलेंगे अपन? रेडियो एक्टिविटी। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस बेसिकली होगा क्या? अल्फा बीटा एंड गामा फ्रॉम unstable nuclei is called radioactivity. सेकेंड पॉइंट, जो सब्सटेंस है ना शो कर रहा होगा रेडियो एक्टिविटी, उसको क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस which show radioactivity, radioactivity are known as radioactive substances, radioactive substances। तो देखो जब भी रेडियो एक्टिव मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव डीके होगा तो उसमें जो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है अल्फा बीटा एंड गामा रेस का, तो कभी भी अगर गामा रेस का एमिशन होगा तो वो अल्फा और बीटा में ही होगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ गामा रेस का एमिशन नहीं होगा, या तो अल्फा एमिशन होगा फिर गामा होगा, या तो बीटा होगा फिर गामा होगा, वैसा। क्योंकि गामा एमिशन में जो है जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उससे जो डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा है तो उसमें जो है उसका एटॉमिक मास या मास नंबर, और एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। गामा क्या होता है? न्यूट्रल होता है ना। तो उसका जो मास नंबर है या एटॉमिक नंबर है वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि गामा एक फोटोन है, गामा के पास एनर्जी होगी, गामा के पास क्या होगी? एनर्जी होगी, तो सिर्फ एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी क्या होगा? जो डॉटर न्यूक्लिया है उसकी एनर्जी कम होगी, इसका मतलब वो स्टेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। लिखेंगे इन रेडियो एक्टिव डीके, इन रेडियो एक्टिव डीके unstable nuclei, in unstable, in unstable nucleus emits alpha, emits alpha particle or beta particle, alpha particle or beta particle after emission of alpha particle or beta particle
और बीटा पार्टिकल into more stable nucleus, more stable nucleus। जैसे सपोज ये ए है, तो ए से अल्फा डीके हो गया, यहाँ पे अल्फा डीके, कुछ बी बन गया प्लस अल्फा पार्टिकल। अभी यहाँ से ये बी जो होगा ये अनस्टेबल है, अभी भी ये क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ से अभी क्या होगा, ये बी ही बनेगा प्लस ग्यामा फोटोन रिलीज होगा, ग्यामा पार्टिकल या ग्यामा फोटोन बोल दीजिए, या ग्यामा पार्टिकल। ग्यामा फोटोन सिर्फ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी मतलब स्टेबल हो जाएगा। स्टार इसलिए लगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, ये अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल, ये बी ही है। इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर, इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम है, बट इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, तो गामा फोटोन रिलीज होगा तो अभी एनर्जी लेस हो जाएगी, तो स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसा होगा, डायरेक्टली ए टू बी नहीं, ये नहीं आ सकता है, डायरेक्टली ए टू ये नहीं आ सकता। नेक्स्ट लिखेंगे अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, इट इज डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस, है ना, लिखेंगे इट इज डबली आयोनाइज्ड या चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब ये क्या होगा, He2+, He2+। तो He2+ है, मतलब इसके पास जो चार्ज होगा, चार्ज कितना आएगा, +2E। मास कितना होगा इसका, मास, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये न्यूक्लियस है किसका, हीलियम न्यूक्लियस है, तो मास ऑफ He2 4 एटम, न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा, 2 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मच लेस देन दिस, तो इसको नेग्लेक्ट भी कर लेंगे तो यही आएगा, अपन ने स्टार्टिंग में देखा था न्यूक्लियर रिएक्शन में, है ना, उससे पहले मास डिफेक्ट में ही देखा था इसको, एक बार नोट कर लो।
बीटा पार्टिकल। नेक्स्ट आएगा अपना बीटा पार्टिकल। मास ऑफ He24 एटम -2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन की मास को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखेंगे बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल में एक आएगा अपना बीटा माइनस। बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन। बीटा माइनस का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल कितना? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और यहाँ से चार्ज हो जाएगा, चार्ज कितना आएगा? माइनस। सेकेंड बीटा प्लस। बीटा प्लस को बोलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन का जो मास होता है वो सेम होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। और चार्ज जो होता है, चार्ज होता है प्लस। चार्ज क्या होता है? प्लस ई। चार्ज क्या होगा? प्लस ई होगा। अब ये देखो, अगर ये दोनों क्या करेगा? कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा इन दोनों का। अगर इन दोनों का कोलिजन होगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चार्ज माइनस ये प्लस ये, मतलब जब ये दोनों पार्टिकल कैसे हैं जिसका चार्ज क्या है? ओपोजिट है, मास सेम है, वैसे पार्टिकल को बोलते हैं एंटी पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल्स होंगे? एंटी पार्टिकल्स। या एंटी पार्टिकल्स वैसा होता है कि जब कोलिजन होगा तो ये क्या होगा? डिस्ट्रॉय कर देगा एक दूसरे को, और फाइनली जो है कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। ये जब कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा, तो ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। तो वैसे पार्टिकल्स को बोलते हैं एंटी पार्टिकल्स। वैसे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एंटी पार्टिकल्स। मैं आगे बता देता हूँ। बीटा माइनस, बीटा प्लस। तो ये जो पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है, ये कैसे पार्टिकल्स है? पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये है एंटी पार्टिकल्स। अब ये एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं? द पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स which can destroy each other upon collision, which can, the particles which can destroy each other completely on collision and convert into energy, into energy are called antiparticles। पार्टिकल्स बेसिकली क्या होगा? जब कोलिजन होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एनर्जी में। जैसे इसका एग्जांपल पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एक होता है न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो का जो रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास, रेस्ट मास होता है 0। इसका मतलब ये रेस्ट में रहेगा तो इसका मास 0 हो जाएगा।
रेस्ट में रहेगा ही नहीं, इसका मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा फिर रेस्ट में। न्यूट्रल पार्टिकल्स है ये कैसे पार्टिकल्स है? न्यूट्रल पार्टिकल्स, कोई चार्ज नहीं होता है। इसकी जो स्पीड होगी वो सी होगी, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा होगा, इससे मूव कर रहा होगा, स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा होगा। नेक्स्ट, गामा पार्टिकल। ये हाईली एनर्जेटिक फोटोन है। ये क्या है? हाईली एनर्जेटिक फोटोन। दे आर दे आर हाईली एनर्जेटिक photons, highly energetic, they are highly energetic photons of of energy of the order of mega electron volt। इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है अल्फा एंड बीटा से मच ग्रेटर होती है ना? पेनिट्रेटिंग पावर। इसका जो ऑर्डर होता है तो गामा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। गामा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। कॉपी कर लो, नोट कर लीजिए। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में रेडियस पढ़ा है क्या? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। नहीं पढ़ा है क्या? हाँ, एम वी बाई क्यू बी पढ़ा है। एम वी बाई क्यू बी। हाँ, तो बताता हूँ कुछ। एम वी बाई क्यू बी का, क्यूबी से जो क्वेश्चन है वो पहले वाले चैप्टर में भी आता है। कहाँ पे आएगा वो क्वेश्चन? डी ब्रॉगली वाले में। वी आ रहा है ना, एम वी बाई क्यू बी। एम वी बाई क्यू बी, एम वी है तो मोमेंटम आ जाएगा। एम वी है तो क्या आ जाएगा? मोमेंटम। तो डी ब्रॉगली वाले, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में भी इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस बार आए। ये एडवांस में एक क्वेश्चन था उससे। इसमें भी थोड़ा सा बताता हूँ मैं।
अब देखो मैं ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ इनवर्स। गामा फोटोन पे ये भी एक चीज लिख लेना, जो गामा फोटोन है, एक पॉइंट था, कैसा होगा गामा? न्यूट्रल है ना। गामा फोटोन कैसा होगा? न्यूट्रल। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी। तो गामा फोटोन अगर न्यूट्रल है, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वेलोसिटी दे रहा हूँ। तो गामा पार्टिकल न्यूट्रल है, तो जब भी ये चार्ज पार्टिकल इसमें जाएगा, अगर उसकी कुछ वेलोसिटी होगी तो डेविएट हो जाएगा, बट गामा पार्टिकल है क्या, न्यूट्रल, तो ये सीधा स्ट्रेट चला जाएगा। अगर कोई वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ये सीधा स्ट्रेट चला जाएगा गामा फोटोन, बिकॉज न्यूट्रल है, अनडेविएटेड रहेगा। तो गामा फोटोन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों में क्या होगा, अनडेविएटेड रहेगा, कोई भी डेविएशन नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी हो, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं आएगा। बट अल्फा पार्टिकल की अगर आप बात करेंगे, तो अल्फा पार्टिकल पहले आर लिख लो, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस से समझ में आएगा आपको। आर इक्वल्स टू क्या होता है, एम बी बाई क्यू बी, एम बी बाई क्यू बी। तो अगर आप अल्फा पार्टिकल के रेडियस की बात करेंगे, आर अल्फा, तो आर अल्फा क्या हो जाएगा, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, नहीं 4 ना, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सेम ले रहे हैं, तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वी अपॉन, ये हो जाएगा 2 ई इंटू बी, तो ये हो जाएगा 2 MP वी बाय ई बी। अच्छा, रेडियस ऑफ बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस ले रहे हैं अपन, बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर सिर्फ कुछ भी गिवन नहीं हो, इफ बीटा इज नॉट स्पेसिफाइड, देन इन दैट केस बीटा वुड बी इलेक्ट्रॉन। बीटा को कुछ नहीं लिखा है, तो अपने को लेना है इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा, एम वी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी अपॉन ई इंटू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अपने को क्या दिख रहा है, hence रेडियस ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन ई बी सेम है, वी बी सेम है, 2 MP इज ग्रेटर देन एम ई, बीटा माइनस। तो जो बीटा पार्टिकल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा, उसका रेडियस लेस होगा अल्फा से। अब तीनों पार्टिकल को कितने से वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तीनों पार्टिकल को सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। तो अभी सबसे पहले जो अल्फा पार्टिकल होगा, उस पर चार्ज तो प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स देख लेते हैं, बी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, तो वी क्रॉस बी से फोर्स आएगा, तो वी क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, अल्फा पार्टिकल पे फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये जो डेविएट होगा, ये कुछ ऐसा डेविएट होगा, कुछ ऐसा डेविएट होगा ये कौन सा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल। वी क्रॉस बी तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, बट चार्ज नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव है, तो बीटा पार्टिकल पे फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, तो ये डेविएट इस साइड होगा, बट इसका रेडियस भी लेस होगा, इसका रेडियस भी क्या होगा, लेस होगा। आ रही है बात समझ में? इसका रेडियस भी क्या होगा, कुछ ऐसा बना दीजिए आप, इस टाइप से, तो थोड़ा दिखेगा कि रेडियस कम है ना। तो ये बीटा पार्टिकल होगा, बीटा माइनस बोल दीजिए। अच्छा, बीटा प्लस पार्टिकल होता, बीटा प्लस, तो वो बीटा प्लस भी इस डायरेक्शन में जाता और उसका रेडियस सेम होता है ना। ये हो जाएगा आपका बीटा प्लस, बीटा प्लस। तो गामा फोटोन अनडेविएटेड रहेगा, अल्फा पार्टिकल का रेडियस ग्रेटर होगा, इन दोनों का रेडियस सेम होगा, बीटा प्लस और बीटा माइनस, बट दोनों का जो प्लेन होगा, प्लेन भी सेम है, बट इस अगर यहाँ पे आप एक एक्सिस मान ले, तो ये इस डायरेक्शन में रहेगा, तो ये इस साइड रहेगा, वो इस साइड रहेगा, तो वो इस साइड रहेगा। क्लियर है? ड्रॉ कर लो उसको।
नेक्स्ट लिखेंगे रेडियो एक्टिव डीके। डीके इसमें अपना फर्स्ट आएगा अल्फा डीके। अल्फा डीके, अल्फा डीके। तो कोई एक एलिमेंट है एक्स जेड ए, यहाँ से अल्फा डीके हो रहा है तो क्या बन रहा है वाई प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस क्यू वैल्यू। तो बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल क्या होगा He2 4, न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस, इतना समझ में He2 4। तो अब ये बताओ ये He2 4 है, तो अगर अल्फा पार्टिकल अल्फा एमिशन हो रहा है, अल्फा डीके हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है, तो इसमें तो नंबर जितना एटॉमिक नंबर इस साइड आएगा उतना इस साइड आएगा, मास नंबर जितना इस साइड आएगा उतना इस साइड, बैलेंस रहना चाहिए। तो ये He2 4 है, ये 2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा Z-2, और ये क्या हो जाएगा A-4। करेक्ट। इसका मतलब अगर वन अल्फा पार्टिकल जो है वो एमिट हो रहा है, तो उस केस में एटॉमिक मास जो है, मास नंबर जो है वो 4 से डिक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से डिक्रीज हो जाएगा। ये सब 9th-10th में भी पढ़ते थे ना शायद। ये क्या है पेरेंट न्यूक्लियस, ये इसको क्या बोलेंगे अपन डॉटर न्यूक्लियस। कॉपी करो इसको। तो यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल से एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाएगा और मास नंबर जो है 4 से डिक्रीज हो जाएगा। अब क्यू वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है, तो क्यू वैल्यू अपने को पता है M1 + M2 इंटू C² होता था स्टार्टिंग में जो अपन ने पढ़ा था, माइनस क्यू M3 + M4 वैसा। तो यहाँ पे Z है तो मैं ऐसा लिख देता हूँ mx इंटू C² माइनस My + Mα इंटू C², यही होगा। तो बेसिकली ये वाली जो एनर्जी है, ये क्या है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। और ये क्या हो जाएगी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से mx पता है अपने को, mx की वैल्यू क्या है, mx क्या है मास ऑफ x z a एटम। my क्या होगा मास ऑफ y z-2 a-4 एटम। और ये m अल्फा क्या है मास ऑफ He He2 4 एटम। एटम ही लिख देता हूँ, बिकॉज ये सब क्यों लिख रहे हैं, एटम ही क्यों लिख रहे हैं ऐसा, बिकॉज आपको पता है कि अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसके मास को तो नेग्लेक्ट ही करेंगे ना। अरे जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके मास को नेग्लेक्ट करोगे ना, नहीं तो ऐसा लिख लो Z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन -2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली आपको नेग्लेक्ट ही करना पड़ेगा, है ना, सिंस
एटम टाइप का हो जाएगा सब। इतना ही रख रहा हूँ, बट वो समझ में आपको आ जाना चाहिए कि क्या है नहीं है। तो यहाँ से क्यू वैल्यू, अगर मुझे अभी एनर्जी फाइंड करनी होगी या इसकी स्पीड फाइंड करनी होगी, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? स्पीड और एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल या काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, काइनेटिक एनर्जी, और यू कैन से स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। ये आप कैसे फाइंड करेंगे? देखो ये क्या है, एक्स है, जेड है, यहाँ से y बन रहा है z-2 a-4 प्लस He24 प्लस क्यू वैल्यू। ठीक है, इनिशियल ये क्या स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, ऐसा थोड़ी कि ये आके मूव कर रहा है, कुछ कर रहा है, खुद से यहाँ से रेडिएट हो रहा होगा। खुद से रेडिएट हो रहा होगा मतलब इसकी, ये इनिशियली किस में रहा होगा, रेस्ट में। ये किस में रहा होगा, रेस्ट में। रेस्ट में रहा होगा तो फिर ये इनिशियल मोमेंटम जीरो है। इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो इसका फाइनल मोमेंटम भी जीरो आना चाहिए। तो इसका मोमेंटम मैं पी वाई एज्यूम कर लेता हूँ, इसका मोमेंटम पी एल्फा, लीनियर मोमेंट, मोमेंटम ऑफ वाई एंड एल्फा, है ना, ऐसे। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करेंगे, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल, तो इनिशियल तो जीरो है, फाइनल क्या हो जाएगा, पी वाई प्लस पी एल्फा, पी वाई प्लस पी एल्फा। वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो कैंसल आउट कर देगा, प्लस ही लिख रहा हूँ चलेगा। तो यहाँ से पी वाई इक्वल्स टू माइनस पी एल्फा, तो देयरफॉर पी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी एल्फा स्क्वायर, पी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी एल्फा स्क्वायर, ना नोट कर लीजिए। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर देन मास ऑफ एटम, है ना। वैसे भी कैंसल आउट हो जा रहा है क्या? हाँ तो कैंसिल कर देंगे, वैसे भी कैंसिल ही हो जा रहा है, ये तो और सही है।
तो यहाँ से अपने को क्या आ रहा था, पी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी एल्फा स्क्वायर। पी वाई को क्या लिख सकते हो, 2my इंटू के वाई। काइनेटिक एनर्जी को मैं के वाई बोल देता हूँ या के ई वाई कर दो। ये हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ एल्फा इंटू के ई एल्फा। सही लिखा क्या? तो यहाँ से 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो एम वाई इंटू के ई वाई इक्वल्स टू एम एल्फा इंटू के ई एल्फा। इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ऑल्सो अपने को पता है जो क्यू वैल्यू होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये भी होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स वाला केस। तो क्यू की वैल्यू प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, के ई वाई प्लस के ई अल्फा, और ये हो जाएगा के ई एक्स। बट ये तो रेस्ट में है तो जीरो हो जाएगा, सिंस एक्स किस में है, रेस्ट में। एक्स रेस्ट में है तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो क्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू वैल्यू इज के ई वाई। के ई वाई की वैल्यू को इस इक्वेशन से पुट करो, एम एल्फा इंटू के ई अल्फा अपॉन एम वाई प्लस के ई अल्फा। के ई अल्फा कहाँ से आया, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन। तो यहाँ से क्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, के ई अल्फा कॉमन ले लिया तो यहाँ से हो जाएगा एम एल्फा प्लस एम वाई अपॉन एम वाई। के वाई के ई वाई की के ई अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, एम वाई इंटू क्यू अपॉन एम एल्फा प्लस एम वाई। या आप ऐसा लिख सकते हैं या इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, एम वाई की जो वैल्यू होगी वो होगी ए माइनस 4 इंटू एम पी, मास ऑफ प्रोटॉन। और ये हो जाएगा एम एल्फा इज 4 इन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपन, मास ऑफ न्यूट्रॉन को मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल ले रहे हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एम वाई। एम वाई का एटॉम, एम वाई का जो है, वाई का जो है मास नंबर है वो ए माइनस 4 है। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं ए माइनस 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, वरना मुझे क्या लिखना पड़ता, जेड माइनस 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस 4 माइनस जेड माइनस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये बात आ रही है समझ में? बट मास ऑफ न्यूट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, तो अगर जैसे ऐसा है कोई एलिमेंट है एक्स जेड ए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, वरना आपको कैसे लिखना पड़ता, जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसा लिखना पड़ता है। इसका मास कितना होता, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। बट इन ये दोनों जो है ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो मैं अगर इक्वल कंसिडर कर लूँ तो ये कॉमन आ जाएगा, जेड से जेड कैंसल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्ट आ जाएगा ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसा आ जाएगा अगर ये ऐसा है। तो इसलिए वाई का जो एटॉमिक, सॉरी वाई का जो मास नंबर है वो ए माइनस 4 है। मास नंबर क्या है, ए माइनस 4 है, तो डायरेक्ट लिख दिया ए माइनस 4 इंटू एम पी इंटू क्यू। इसका जो है वो 4 है, तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका फिर से वही है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल, ये क्या हो जाएगा, देखो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन कैंसल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ए माइनस 4 इंटू क्यू अपॉन, ये हो जाएगा 4 प्लस ए माइनस 4, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आ गया आपका, ए माइनस 4 अपॉन ए इंटू क्यू, ए माइनस 4 अपॉन ए इंटू। लर्न कर लिया सही है, नहीं लर्न किया तो समझ में आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है इसको, कैसे सॉल्व करना है। बिकॉज कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं जिसमें उसकी कुछ वेलोसिटी दे या कोई पार्टिकल आके उस पर स्ट्राइक कर रहा है, जो एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में किया था। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना है, क्यू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो है, और कहीं कहीं पे आ जाएगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देख लेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे, तो आपको जो भी फाइंड करना है वो आ जाएगा, कॉपी कर लेंगे। अभी मुझे के वाई फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, वो भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से आप वेलोसिटी अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, है ना।
डन। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन वन से क्या आ जाएगा, के ई वाई इज एम एल्फा इंटू के ई एल्फा ऑन एम वाई। पुट कर दीजिए के ई वाई, एम एल्फा क्या होगा 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, एम वाई क्या हो जाएगा ए माइनस 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और ये वाली वैल्यू अभी फाइंड किया ए माइनस 4 अपॉन ए इंटू क्यू। ये इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई क्या आ जाएगा आपको 4/a इंटू तो ये आ जाएगा। तो आप ऐसे काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी आ गई तो यू कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, है ना। पार्टिकल की वेलोसिटी भी आप फाइंड कर सकते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी भी आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा बीटा डीके, बीटा डीके तो एक समझ में आ गया तो बाकी सब तो आ जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें भी फर्स्ट पार्ट बीटा माइनस डीके मतलब इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये जेड है, एक्स है, जेड है, यहाँ से क्या एमिट हो रहा है बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो -10 प्लस क्यू वैल्यू, और यहाँ से y बन रहा है तो ये माइनस है तो बैलेंस कर दो z+1 और ये a ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे बीटा डीके होगा वहां पे जो डॉटर न्यूक्लियाई आएगा, न्यूक्लियस जो भी होगा उसका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा और मास नंबर जो वो सेम रहेगा। यहाँ पे एक और पार्टिकल जो है वो रिलीज होता है, वो होता है एंटी न्यूट्रिनो। ये ऐसा होता है, इस पे एक बार लगा दिया, ये है एंटी न्यूट्रिनो। अब ये बताओ कि इसके न्यूक्लियस में कोई भी कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं, उसके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, उसके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट कैसे हो रहा है, बीटा डीके कैसे हो रहा है, माइनस बीटा डीके कैसे हो रहा है। तो क्या हो रहा होगा, न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है, यस, न्यूट्रॉन जो होगा वो प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में, ये न्यूक्लियस में ये प्रोसेस हो रहा होगा, किसमें, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड अ न्यूक्लियस बोल दो, इनसाइड अ न्यूक्लियस। ऐसा न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट, ये इनिशियली ये रेस्ट में, इसमें रेस्ट में। तो अभी आप एनर्जी फाइंड कर सकते हैं वाई एंड इलेक्ट्रॉन की, वाई एंड इलेक्ट्रॉन की, जैसे उस फॉर्मूला से मैं रिलेट कर लेता हूँ। तो वहां पे जो एनर्जी आई थी अल्फा पार्टिकल की वो ऐसी थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये ऐसा था, एम वाई, इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं तो एम वाई आ रहा है, एम अल्फा प्लस एम वाई। इसी तरह सिमिलरली अगर आप फाइंड करते हैं एनर्जी किसकी, वाई की, तो आपको ऐसा आता है एम अल्फा बाय एम अल्फा प्लस एम वाई इंटू क्यू। ये समझा क्या बोल रहा हूँ, जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है आपका एम वाई इंटू क्यू बाई एम अल्फा प्लस एम वाई ना। तो सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई वुड बी एम अल्फा, अल्फा में वाई आ रहा है तो वाई में अल्फा आएगा, बाकी डिनोमिनेटर सेम रहेगा, क्यू भी सेम रहेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप इस केस में लिख सकते हैं, इस वाले केस में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सब कुछ यूज करने के बाद अपने को क्या आएगा कि इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो आएगा एम वाई बाय, जैसे वहां पे आ रहा था एम वाई प्लस एम इलेक्ट्रॉन इंटू क्यू, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या जाएगा, या बीटा पार्टिकल आप बोल सकते हैं एम वाई बीटा बोल सकते, बीटा माइनस,
ये हो जाएगा my/my प्लस इतना। अब वैल्यू पुट कर दीजिए एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ y क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा m इलेक्ट्रॉन अपॉन my प्लस m इलेक्ट्रॉन इंटू q, m इलेक्ट्रॉन इंटू। तो वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से देखो यहाँ पे वैल्यू जो होगी, कितना पहले कॉपी करूँ फिर मैं आगे बढ़ूँ, इसको एक बार नोट करो। जैसे पहले फाइंड किया इसीलिए मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, जैसे पहले फाइंड किया वैसे ही फाइंड कर सकते हैं आप। मोमेंटम कंजर्व किया, क्यू वैल्यू फाइंड किया, फिर उससे आपको बीटा की वैल्यू ये आएगी, वाई की वैल्यू ये आएगी। Since mass of electron is much smaller than mass of y, hence kinetic energy of beta जो होगा वो क्या था, my plus m alpha m beta m इलेक्ट्रॉन इंटू q। तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ऑलमोस्ट ये वैल्यू जो हो जाएगी वो, इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो एम वाई कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्यू के इक्वल हो जाएगी। एंड जब ये क्यू के इक्वल हो गई तो वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। जैसे एम ई बाय एम वाई प्लस एम ई इंटू क्यू, तो आप इसको लिखेंगे एम ई बाय क्यू, एम ई बाय एम वाई इंटू क्यू, बट एम इज मच लेस देन दिस, तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी के वाई की वैल्यू वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। इसको आप, इसको ये क्यू आ गई तो इसको आप पैसे भी फाइंड कर सकते हैं। क्यू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स तो 0 है, प्रोडक्ट में इसकी वैल्यू क्यू के इक्वल हो गई तो ये वाला कुछ होगा ही नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस डीके, तो बीटा प्लस डीके में क्या होगा, एक्स जेड ए, तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन निकलेगा प्लस न्यूट्रिनो यहाँ पे आएगा प्लस क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू, ये क्या है न्यूट्रिनो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई। अब देखो यहाँ से एटॉमिक नंबर z होना चाहिए, तो ये +1 है तो ये z-1 हो गया, और ये चेंज नहीं होगा, मतलब बीटा डीके में एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से डिक्रीज हो जाता है, 1 से क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये होगा कि फिर से पॉजिट्रॉन आ गया तो वो कन्वर्ट हो रहा होगा कुछ ना कुछ न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या आ रहा होगा, जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में, प्लस न्यूट्रिनो निकलता है ये इनसाइड न्यूक्लियस, साइड द न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होगा। तो यहाँ से अगर आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा प्लस, तो वही मास ऑफ वाई अपॉन मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ बीटा प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल ही होता है, इनटू क्यू। तो फिर से ये वाली वैल्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई की अगर बात करो तो एम वाई प्लस एम इनटू क्यू। अब सिंस एम ई इज मच लेस देन एम वाई, हेंस के ई बीटा प्लस की जो वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट क्यू हो जाएगी, एंड के ई वाई की जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। डन। कॉपी कर लो। नेक्स्ट लिखेंगे के कैप्चर, के कैप्चर। कुछ न्यूक्लियस में क्या होता है कि उसमें जो न्यूक्लियस, मतलब कोई कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है ना, वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कैप्चर कर लेता, मतलब अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट कर लेता है और कैप्चर कर लेता है। कैप्चर होने का मतलब क्या है कि के शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे आ जाता है, न्यूक्लियस में आ जाता है। तो जब के शेल से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आएगा तो के शेल में क्या आ जाएगा, वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। तो के शेल में जब वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी तो उसको फिल करने के लिए हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में, मतलब एक्साइटेड स्टेट से क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका डी एक्साइटेशन होगा। तो जब डी एक्साइटेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, वहां से क्या होता है, फोटोन एमिट होता है। फोटोन एमिट होता है तो वहां से क्या बनता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बनता है। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, के कैप्चर कर रहे हैं।
एक मिनट। तो ये क्या होता है, इट इज लिखेंगे, साथ में कॉपी करो, कुछ है ही नहीं इसमें। इट इज अ रेयर प्रोसेस, इट इज अ रेयर प्रोसेस which is found, which is found only, which is found only in few nucleus, few nucleus. In this process, in this process, in this process, the nucleus captures one of the atomic electron from the K shell. अब जब वो क्या कर रहा है, कैप्चर कर, जब कैप्चर कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, तो अब वो इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के साथ कंबाइन करके एक न्यूट्रॉन बना लेता है। प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस combines with this electron, with this electron, with this electron, and converts itself into a neutron. तो इस केस में क्या होता है, जो प्रोटॉन है कैप्चर किया है, तो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके, तो ये जीरो हो जाएगा और ये न्यूट्रॉन बन जाता है। और यहाँ पे एक एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो जो है वो भी है, न्यूट्रिनो भी एक बन जा रहा है। इस केस में बेसिकली ये ऐसा प्रोसेस है, ये तो न्यूक्लियस बेसिकली ये ऐसा है, जैसे ये Z है, सॉरी X है, ये Z है, प्लस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, तो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया तो क्या बन गया Y, ये हो जाएगा Z-1, और ये A आ जाएगा, प्लस एंटी न्यूट्रिनो बन गया, ये एक एंटी न्यूट्रिनो, प्लस Q वैल्यू आएगी, और यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया वैकेंसीज आ जाएंगी, तो एक्सरेज निकलेगा, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, तो एक्सरेज। और ये एक्सरेज होगा तो कैसा होगा, के शेल से इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, तो के शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा डी एक्साइटेशन से, ये के सीरीज एक्सरेज मिलेगा। कैसा मिलेगा, के सीरीज एक्सरेज, क्या मिलेगा, के सीरीज एक्सरेज। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन n अपॉन z रेशियो। ये सब नहीं पढ़ाएंगे, स्टार्टिंग में ही पढ़ते थे, पता नहीं शायद। n बाय z रेशियो, n न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा, और ये एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन बोल, एक्सपेरिमेंटल कर्व है, एक्सपेरिमेंटल कर्व, ये n है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और ये z है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एक जो है स्टेबिलिटी कर्व होता है कुछ ऐसा, पहला तो कुछ ऐसा जाएगा और फिर कुछ ये ऐसा हो जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई ऐसा फंक्शन नहीं बना लिया जिससे ये कर्व आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटल कर्व। तो यहाँ से यहाँ तक ऐसा स्ट्रेट लाइन दिखेगा और फिर वो कर्व हो जाएगा, ये वाली लाइन कुछ ऐसी है। ये जो लाइन है
इसमें जो n/z का रेशियो है वो 1 है। n/z का जो वैल्यू मतलब ये 45 डिग्री एंगल है। ये कितना एंगल है? 45 डिग्री। और ये जो कर्व है ये है स्टेबिलिटी कर्व। कर्व, स्टेबिलिटी कर्व, इसका मतलब ये कर्व ऐसा, मतलब किसी भी एलिमेंट के n/z का रेशियो अगर इस पे लाई कर रहा होगा मतलब वो स्टेबल होगा। वो क्या होगा? स्टेबल होगा। अच्छा, अगर आप इस साइड देखोगे, इस साइड अगर आप यहाँ की बात करो तो ये z जो है सेम, अगर मैं ऐसा करूं तो यहाँ पे जितना z है उतना ही n है। बट अगर इस पॉइंट की आप बात करो, इस पॉइंट की आप बात करो तो z तो सेम है बट n की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है। यहाँ पे z तो सेम है, n की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है। करेक्ट। इसका मतलब इस वाले रीजन में n/z रेशियो क्या होगा? इस वाले रीजन में जो n/z का रेशियो है, इसके इस साइड देखोगे यहाँ पे तो दिख रहा है n/z 1 है ना, तो n/z लेस देन 1। तो ये वाला जो कर्व होगा, आप ये बताओ, यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट लूं, यहाँ पे 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 एक पॉइंट लूं, तो ये जो आपको ये कर्व दिख रहा है इसके इस साइड जो दिखेगा, इस साइड n/z की जो वैल्यू दिखेगी वो क्या लेस देन होगी n/z स्टेबल से, है ना? इसके इस साइड तो लेस देन 1 है, लेकिन अगर आप इस साइड से देखोगे यहाँ से तो इस पे जो वैल्यू आएगी उससे इस साइड लेस होगा। यहाँ पे भी लेस होगा, 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 कहीं पे भी फाइंड करेंगे लेस। ये बात आ रही है समझ में? अगर इस साइड अगर आप बात करते तो n/z की जो वैल्यू होती वो ग्रेटर हो जाती n/z स्टेबल्स। सिमिलरली वैसे फाइंड, इसका मतलब है इस साइड जो एलिमेंट होगा, है ना, वो इस साइड आना चाहे, और इस साइड का जो एलिमेंट होगा वो इस साइड जाना चाहे। तो इस साइड का एलिमेंट इस साइड जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे n/z ग्रेटर है n/z स्टेबल्स, तो n/z की वैल्यू लेस हो जानी चाहिए, तभी तो वो स्टेबिलिटी के टुवर्ड्स जाएगा, इस कर्व के टुवर्ड्स जाएगा। तो n/z का रेशियो कम होने के लिए क्या होना चाहिए? z की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसके z की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। तो z की वैल्यू किस में इंक्रीज होती है? तो z की वैल्यू इंक्रीज होती है बीटा माइनस डी के। बीटा प्लस और बीटा माइनस सिर्फ देख रहे हैं, तो बीटा माइनस डी के मतलब इस साइड जो एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट इस साइड है वो कहाँ पे जा रहा है? बीटा माइनस में जा रहा है। इसमें जा रहा है बीटा माइनस में जा रहा है। और इस साइड का जो एलिमेंट होगा वो किसमें जाएगा? बीटा प्लस में। इस साइड का जो एलिमेंट है वो किसमें जाएगा? बीटा प्लस में, है ना? तो ये बीटा माइनस हो जाएगा, बीटा माइनस डीके, और इस साइड जो डीके हो रहा होगा वो बीटा प्लस डीके। बीटा को सिर्फ देख रहे हैं, शायद बात समझ में? बीटा माइनस एंड बीटा प्लस। और ये स्टेबिलिटी कर्व है, n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, n/z रेशियो इसका 1 है, मतलब ये जो कर्व है वो इस साइड है। इट मींस n/z would be greater than 1 for this stability curve, n/z would be greater than 1, not sir less। ले ले। अपने को क्या समझ में आ रहा है? जो लाइट न्यूक्लियाई होगा, लाइट, उसके लिए स्टेबिलिटी n/z का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? ऐसे लिख सकते हैं साइड में। लाइट, नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ क्या,
लाइट न्यूक्लियाई के लिए N/Z का रेशियो फॉर लाइट स्टेबल डन। For light stable nuclei, the N/Z ratio is 1. Ratio is 1. The N/Z ratio increases for the heavier nuclei, है ना, heavier nuclei के लिए N/Z की जो Z का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक ऐसे क्वेश्चन दे देता हूँ, देख लो, थोड़ा फास्ट टाइम है क्या, अभी है 4 मिनट्स है, एक क्वेश्चन हो जाएगा आई थिंक। ऐसा है, ये x है 92 और a गिवन है, ये y है z 228 गिवन प्लस अल्फा पार्टिकल इनिशियली ये किसमें था, रेस्ट में। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्टिकल, लिख देते हैं प्लस क्यू, वैल्यू तो जाएगी वो तो समझ में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड जेड सेकेंड, the alpha particle in the above process सही है वो, in the above process is found to move in a circular path। इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसलिए वो सर्कुलर पाथ पे मूव, is found to move in a circular path of radius 1.1 into 10⁻² meter in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field of 3 into 10⁻³ Tesla. Find the energy in mega electron volt released during the process. And the binding energy of parent nucleus X, ये गिवन है। Mass of Y is 228.03 AMU. Mass of alpha is 4.003 AMU. Mass of neutron N01 1.009 AMU. Mass of 1H1 1.008 AMU, और 1 AMU आपको पता है क्या होता है, वो नहीं लिख रहा, फास्ट कॉपी कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल है, सेकंड में थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा।
काइनेटिक एनर्जी तो सिंपल है। इसी कैलकुलेशन के लिए 0.008 ले ले क्या, इसको भी सेम ले क्या, इजी कैलकुलेशन हो जाएगा फिर। ऐसे ही रहने देख लेते हैं क्या आ रहा है। क्वेश्चन कॉपी कर लो, मैं इसके साथ इसका सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा ना यार, कि नहीं हो पाएगा। आर की वैल्यू क्या होगी, एम बी बाई क्यू बी, आर की वैल्यू एम बी बाई क्यू बी हो जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज कर लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करेंगे तो पी इनिशियल पी फाइनल क्यू आ जाएगा, फिर क्यू वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा, क्योंकि टाइम हो चुका है इसलिए बोल। मैं सॉल्व करके अगर अटैच करूँ तो आ जाएगा क्या तुम लोगों से सॉल्यूशन? सॉल्व करके एक बार इस पीडीएफ के साथ अटैच कर दूंगा, एक बार आंसर मैच करा लेना, नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, ठीक है? नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम पूछ लेना, क्योंकि टाइम हो चुका है। ब्रेकफास्ट भी थोड़ा सा करना पड़ेगा मुझे, लेक्चर है फिर 9:40 ठीक है? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिर्फ अब रेडियो एक्टिव लॉ बचा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आपको पहले से आता है, बट उसको अपन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कुछ। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है? बाय, टेक केयर।